नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूं कि आज का दैनिक समाचार विश्लेषण हमारा थोड़ा विलंब हो गया है कुछ टेक्निकल परेशानियों के कारण। कोशिश करूंगा कि अब 12 बजे के पहले ही हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण जो है 12 के आसपास ही आ जाए या 12 के पहले ही आ जाए। उसके साथ में चलिए शुरू करते हैं दैनिक समाचार विश्लेषण। हम 10 मिनट में आज एडिटोरियल्स, न्यूज़ अपडेट्स और लीगल न्यूज़ सब ही कवर करेंगे। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही आप आपकी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज किस डिस्कशन करेंगे उन डिस्कशंस की ओर। तो पहला जो आज का हमारा आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये आर्टिकल जो है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में है। जो जेल में बंद प्रिजनर्स है उनमें जो अंडर ट्रायल है, जिनका अभी भी सजा फाइनल नहीं सुनाई गई है, उनके बारे में है। कोविड के दौर में क्या इनकी स्थिति हुई और पिछले कुछ टाइम में किस तरीके से यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है अंडर ट्रायल्स की, उस बारे में हम बात करेंगे। जो दूसरा आर्टिकल है ये फेडरलिज्म के बारे में है, संघवाद के बारे में है। हाल ही में सेंटर ने एक निर्णय लिया है, जो इंडियन सर्विसेज है उसके रूल्स में बदलाव लाने की बात की गई है। तो ये किस तरीके से स्टेट्स पर प्रभाव डालता है, उनकी शक्तियों का हनन करता है, उस बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट्स और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सिखो की इनिशिएटिव है। तो चलिए पहले आर्टिकल के आते हैं। जो आज का पहला आर्टिकल है ये अंडर ट्रायल्स के बारे में है। अंडर ट्रायल्स का कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, इन पे अत्याचार होते हैं और जिस तरीके की कंडीशन में इन्हें रहना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में अगर हम 2015 से 20 के बीच में देखें तो यहाँ पे जो अंडर ट्रायल्स है, अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनका ट्रायल, जिनकी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में अभी भी चल रही है और इन्हें जेल में रखा जाता है। मतलब यहाँ पे इनको फाइनल सजा नहीं सुनाई गई है। इसका अर्थ ये है कि हो सकता है कल को जाके ये निर्दोष भी साबित हुए। तो 2015 से 20 के बीच में अंडर ट्रायल्स की संख्या 31.8%, 31.8% बढ़ी है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश में पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, तो अगर हम प्रिजन्स की बात करें तो यहाँ पे अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये पूरी नहीं हुई, जहां सरकार बड़े आसानी से लगा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है इसमें 70% जो है ये हाशिए के समुदाय से, मार्जिनल कम्युनिटी से आते हैं। मतलब इनके पास में जो लीगल एड की सुविधाएं है, इतना पैसा नहीं होता है कि वो लॉयर एंगेज कर पाए। तो यहाँ पर सरकार को और कोर्ट्स को, हमारे जस्टिस सिस्टम को, दोनों को ही ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर हम लॉकडाउन के समय में देखें तो लॉकडाउन के समय में काफी लोगों की मृत्यु हुई है। करीब 2019 की अगर हम बात करें 2019 से, तो यहाँ पे 29,469 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कस्टडियल डेथ जो है ये भी 2020 के अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 7% से ज्यादा बढ़ गई है। वही इसको लेकर PIL भी यहाँ पर फाइल की गई थी कोर्ट्स में, लेकिन ये रिजेक्ट कर दी गई है समय समय पर। उसके अलावा यहाँ पर 2021 के मई महीने में यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था कि जो अंडर ट्रायल प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जो जेल में बंद है, इन्हें 3 महीने के लिए रिलीज किया जाए। अब यहाँ पर ये नहीं देखा कि 3 महीने कब से, अब वो पहले महीने से, अगर वो उसके गर्भावस्था के पहले महीने से तीसरा महीना है या आखिरी के अंतिम के तीसरे महीने, ये देखा नहीं गया। उसके अलावा फॉरेन सिटीजन्स जो है इन्हें ये सुविधा, प्रेग्नेंट जो वुमेन है फॉरेनर्स, उन्हें ये सुविधा नहीं दी गई। उसके अलावा हाईकोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हाई पावर कमेटी HPC का भी गठन किया गया, लेकिन इनकी अप्रोच अपने आप में काफी ज्यादा ढीली ढाली रही, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो मृत्यु हो रही है जेल में, जो एक बहुत खराब परिस्थिति देखने को मिल रही है, इसका कहीं ना कहीं संज्ञान रहना चाहिए और ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन है, हमारे देश के अंडर ट्रायल्स का, हमारे देश के प्रिजनर्स का, ये इस आर्टिकल के अंत में बताया गया है। दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, ये संघवाद के बारे में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 में बदलाव करने की बात की गई है। हमने इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है कुछ दिनों पहले ही। तो यहाँ पर देखें तो हमारे देश में संघवाद जो है हमारे देश का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है जो IAS रूल्स 1954 में, इसके चलते हुए ये चेंज किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और इससे प्रभाव पड़ेगा राज्य सरकारों पर। तो क्या मामला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी स्टेट में कोई
IAS या IPS ऑफिसर नियुक्त है तो उसे अगर सेंट्रल डेपुटेशन में बुलाना है तो इसके लिए उस ऑफिसर की परमिशन और स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन अब इस परमिशंस की आवश्यकता नहीं होगी। अब सेंटर चाहे तो सीधे तौर पे उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे बुला सकती है। इसका विरोध किया है विपक्ष के राज्यों में, जिसमें विपक्ष के उन राज्यों में जहां पे विपक्ष की सरकार है, जैसे तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने इन अमेंडमेंट का यहां पर विरोध किया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके चलते हुए क्या होगा कि ऑलरेडी जो सेट प्रक्रिया है, जो प्रमोशन की या जो एक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करा है उस IAS IPS ऑफिसर ने, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के में बिना परमिशन स्टेट के अगर ऐसा सेंट्रल डेपुटेशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेंटर अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बुला सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रभावित होगा। ये मामला जो है अल्पन बंदोपाध्याय जो कि चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, उस मामले में देखने को मिला। यास साइक्लोन जब आया था, यास चक्रवात जब आया था तो प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल आए थे। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सबको बुलाया था, लेकिन इस मीटिंग में ना कैबिनेट सेक्रेटरी आए थे ना वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर आई थी। उसके बाद से ही अल्पन बंदोपाध्याय जो कि चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल राज्य के, उनके अगेंस्ट यहाँ पर केंद्र सरकार जो है एक कड़ा रुख अपनाया और इनके अगेंस्ट काफी लिटिगेशन भी देखने को मिले हैं। इसके और भी उदाहरण है जहां पर हमें स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसे मतभेद देखने को मिलते हैं। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में एडवांस इलेक्शन करा दिए गए थे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आर्टिकल 174 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि गवर्नर कभी भी डिसॉल्व या कभी भी प्रोमलगेट कर सकते हैं, तो ये पावर अपने आप में कंफर्म करी हुई है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। ये एक लॉजिकल माइंड से अप्लाई होना चाहिए। उसके अलावा गोवा की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, यहाँ पे बीजेपी के ना होते हुए भी अपोजिट पार्टी जो थी उनकी लार्जेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट लार्जेस्ट संख्या में सीट्स आई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको इन्वाइट किया गया, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एड एंड एडवाइस पे वर्क करते हैं, जो कि कैबिनेट के द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा दी जाता है। उसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे सेशन बुलाना था, लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने सेशन को समन्स ही नहीं करा। एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई जो है ये पुरानी नहीं है, आप सब जानते हैं। अल्पन बंदोपाध्याय का केस हमने चर्चा ही करा। उसके अलावा केरला में भी यहाँ पे CBI ने FCRA एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर केरल राज्य में कई इन्वेस्टिगेशंस करी, कई अरेस्ट करे, ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे CBI का जो एक जनरल कंसेंट था वो भी केरल ने विड्रॉ करा। उसके बाद में जो दूसरे राज्य थे अपोजिशन के, उन्होंने भी इसे विड्रॉ करा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर देश को हमें समान रूप से आगे बढ़ाना है, अगर हमारे देश को हमें विकसित बनाना है, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हमें इफेक्टिव बनाना है, तो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि जरूरी है कि हाथ में हाथ मिला केंद्र और राज्य सरकारों को दोनों को साथ में चलना होगा। यहाँ पे इस तरह के मतभेद से ये हमारे देश के विकास को ही लोगों के इंटरेस्ट को ही प्रभावित करता है। अब आते हैं न्यूज अपडेट्स के ऊपर। तो सेक्टर स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है स्माइल। स्माइल का अर्थ है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड ऑन एंड इंटरप्राइज। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत जैसे आप सड़कों पे कई बार देखते हैं कि कुछ लोग भीख मांगते हैं, उसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को भी यहाँ पे नौकरी ना होने के कारण वो भी भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वसन के लिए यहाँ पे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में सरकार के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत इनका पुनर्वसन, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। अगली खबर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का इंटीग्रेशन करने की बात की गई है यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा। तो यहाँ पे हेल्थ ऐप आरोग्य सेतु जो है, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर ABDM अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है कोआलस के बारे में। कोआलस ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में कोआलस पाए जाते हैं। बड़ा ही सुंदर और एक काफी आकर्षित ये जानवर होता है। तो इनकी संख्या काफी कम हुई है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा आग लगी है, उसके चलते हुए इनकी संख्या काफी प्रभावित हुई है और इसी के चलते इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। अगली खबर है इसरो से। तो इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-04, इंस्पायर सेट 1 और INS-2D इनको सक्सेसफुली
लॉन्च किया है। 2022 का ये पहला इसरो का मिशन है जो सक्सेसफुल रहा है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले जो और भी मिशन होंगे इसरो के, ये भी सफलतापूर्ण ही होंगे। अगली खबर है फुटबॉलर पपन्ना के बारे में। हमारे देश के काफ़ी फेमस फुटबॉलर रहे ये प्रसन्ना। इनका यहाँ पर देहांत हो गया 73 वर्ष की आयु में। ये एक मिडफील्डर थे जिन्होंने केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेला है। संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसमें इन्होंने इन राज्यों को रिप्रेजेंट भी करा है। उसी के साथ में ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन टीम कोच्ड बाय पीके बैनर्जी। पीके बैनर्जी के द्वारा जो टीम को कोच किया गया था ये उसके भी पार्ट थे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इंदर सिंह की कप्तानी में डेका कप में भी रिप्रेजेंट किया था अपने आप को। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो आज की जो पहली लीगल न्यूज़ है ये है एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के अगेन। यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट ने एक कुर्की का ऑर्डर दिया था कि जो भी संपत्ति को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है वो इंडिविजुअल से वसूल किया जाएगा, इस नए कानून को जो लाया गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्क्रैप कर दिया और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी ऑर्डर्स आए हैं उसका उल्लंघन है। अगली खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर जस्टिस गीता मित्तल को TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। TTFI और यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनके बीच में एक विवाद देखने को मिला। TT प्लेयर मनिका बत्रा जो है इन्होंने फेडरेशन के ऊपर ये आरोप लगाया कि यहाँ पे काफ़ी फिक्सिंग की जाती है। इसमें उन्होंने नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय का भी नाम लिया। तो इसी के चलते ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले पर कड़ा रुख लेते हुए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो चेयरमैन अपॉइंट है TTFI की उनको हटा के जस्टिस गीता मित्तल को एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। तो चलिए आज का हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।